हे गाइस, वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। हम सभी पूर्वावलोकन सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें हम अनेक शब्दों के एक शब्द को पढ़ रहे हैं। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है, यानी जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए अंतेवासी, ऑप्शन बी प्रहरी, ऑप्शन सी प्रवासी या ऑप्शन डी प्रगल्भ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवासी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। इसके साथ ही हम अपना अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंतेवासी। अंतेवासी मतलब क्या होता है? जो गुरु के साथ या समीप में रहने वाले छात्र होते हैं, उन्हें हम अंतेवासी कहते हैं। जो पहरा देते हैं उसे हम प्रहरी बोलते हैं, यानी जैसे हमारे सीमा पर सेना लोग रहते हैं, वो हमारे क्या हैं? वो हमारे सीमा सुरक्षा करते हैं, यानी हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उन्हें हम प्रहरी बोलते हैं। और इसके साथ ही जो चतुर और होशियार होते हैं, उनके लिए हम प्रगल्भ शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए बहुभाषाविद, ऑप्शन बी बहुभाषाभाषी, ऑप्शन सी दुभाषिया, ऑप्शन डी बहुभाषिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुभाषाविद। बहु मतलब बहुत सारी, भाषा यानी लैंग्वेज, और विद मतलब जानने वाला। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा बहुभाषाविद। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषा जो जानता हो, यानी एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए दुभाषिया, ऑप्शन बी बहुभाषाविद, ऑप्शन सी साक्षर, ऑप्शन डी ज्ञानी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद, क्योंकि ये इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमने साक्षर, यानी जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो, वो साक्षर कहलाएगा। ज्ञानी जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, वो ज्ञानी कहलाएगा, जिसे हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। गाइस प्लीज़, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो उन्हें पहले तो लेक्चर देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता रखने वाला के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए द्विभाषी, ऑप्शन बी दुभाषिया, ऑप्शन सी अनुवादक, ऑप्शन डी बहुभाषी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुभाषिया, यानी दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवादक क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो वो अनुवादक कहलाएगा। जैसे अगर हमारा ये इंग्लिश में होता है और अगर हमें उसे हिंदी में कोई ट्रांसलेट करके देता तो वो ट्रांसलेटर यानी अनुवादक कहलाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विभाषी यानी दो भाषाओं को जानने वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो भाषाएं बोलने वाला। जो दो भाषाएं बोलता हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम द्विभाषी बोलेंगे। इसे मैंने पहले बता दिया है। द्विज यानी ब्राह्मणों को जो है वो द्विज कहा जाता था। द्विज यानी दो बार जन्म लेने वाला। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी दुराधर्ष, ऑप्शन सी दुरूह, ऑप्शन डी दुराशय। तो जल्दी जल्दी बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दुराग्रह, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष बोलेंगे। जल्दी समझ में ना आए उसे हम दुरूह बोलेंगे। और बुरे आशय या बुरा उद्देश्य वाला क्या कहलाएगा? दुराशय। दुर मतलब बुरा और आशय मतलब आशय यानी कि उद्देश्य वाला, या जो भी कहें ऐसे मीन्स वाला। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा कोई न हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अनन्य, ऑप्शन बी अतुलनीय, ऑप्शन सी असामान्य,
ऑप्शन डी असीम। ये हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसके समान कोई दूसरा कोई न हो, यानी अनन्य। ठीक है, अनन्य या अनुपम। इसके साथ ही क्या है, जिसकी तुलना दूसरों से न की जा सके, यानी जिसकी तुलना न की जा सके वह अतुलनीय हो जाएगा। असामान्य, जो सामान्य न हो उसके लिए हम असामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसकी सीमा ना हो कोई, यानी सीमा से परे हो, उसके लिए असीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई अर्थ न हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए व्यर्थ, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी अवैध, ऑप्शन डी अव्यक्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा जिसका कोई अर्थ न हो, मतलब वह व्यर्थ है। जब अर्थ ही नहीं होगा तो मतलब व्यर्थ है। चलिए, यानी कि वो अर्थहीन है, उसका कोई भी मीन्स नहीं है। इसके लिए हम निरर्थक वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। सार्थक उस वाक्य के लिए किया जाएगा जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक और सार्थक दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। अवैध यानी जो विधि के विरुद्ध हो, यानी अगर उस कोई इल्लीगल वर्क है तो वो अवैध कहलाएगा। और जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृतकार्य, ऑप्शन डी अज्ञ। इसमें से हमने ऑलरेडी 3 का डिस्कशन कर लिया है पहले ही, तो 3 के मीन्स हमें पता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। ये हम पढ़ चुके हैं। अज्ञ मतलब अज्ञानी, यानी जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ क्या हो जाएगा? जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, लेकिन जो किए गए उपकार को मान रहा है उसे हम कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है, चलिए, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे हम कृतकार्य बोलेंगे। हम अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता के लिए उपयुक्त शब्द है। वापस से रिपीटेशन। चलिए बताइए जल्दी जल्दी आंसर सी हो जाएगा, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए राजपुत्र, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी द्विज, ऑप्शन डी पूजनीय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? कुलीन, यानी अच्छे कुल में जन्म लिया है उसने। इसके लिए हम एक शब्द अभिजात का भी प्रयोग करते हैं। क्या चीज़? अभिजात, यानी अच्छे कुल में जन्म लिया है। ठीक है, इसके साथ ही राजपुत्र का क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र है जो, यानी राजपुत्र। जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, द्विज। द्विज जो है वो ब्राह्मणों को भी द्विज कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में हमारे 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शुरू के 3 वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो है ऐसा माना जाता था कि उपनयन संस्कार के बाद इनका दोबारा से जन्म हुआ है। एक बार तो जन्म, जब वो जन्म लेते हैं, दोबारा उपनयन के बाद उनका दोबारा जन्म हुआ है, तो उसे हम द्विज बोलते थे, मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। और जिसकी पूजा की जा सके उसे हम पूजनीय बोलते हैं, जैसे हम देवताओं को बोलते हैं कि वो पूजनीय हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? मृत्यु को जीत ले। ऑप्शन ए मरणासन, ऑप्शन बी विजयी, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी अमर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु को जीत ले, यानी मृत्युंजय। मरणासन क्या हो जाएगा? जिसकी मृत्यु ही ना हो वह अमर कहलाएगा। जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर कहलाएगा। मरणासन यानी जो मृत्यु के समीप है। मरण और आसन्न, आसन्न मतलब समीप होना होता है, तो मरणासन मतलब जो मृत्यु के समीप है। अविजयी, जिसकी जीत हुई हो वह विजयी कहलाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे ऑप्शन लगभग वही आ रहे हैं जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अपने अगले क्वेश्चन पे चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा। अनुग्रहित के शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जो अनुग्रह के योग्य हो, ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो, ऑप्शन सी जो झूठा न हो, ऑप्शन सी जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह के योग्य हो उसके लिए हम अनुग्राह्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो झूठा न हो उसे हम अनुचिष्ट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वर्ड है तो इसे मैं लिख देती हूँ अनुच्छिष्ट। ठीक है, जो झूठा न हो और जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। हमने आज शुरू के ही लेक्चर में इसे डिस्कस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिर्णित के लिए एक वाक्य है। अनिर्णित, ऑप्शन ए जिसका निर्णय हो सकता है, ऑप्शन बी जिसका निर्णय न हो चुका हो, ऑप्शन सी निर्णय के रूप में होने वाला, ऑप्शन डी जो बताने योग्य न हो। तो अनिर्णित यानी जिसका निर्णय न हो चुका हो, मतलब अभी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया तो वह अनिर्णित कहलाएगा। जिसका निर्णय हो चुका हो उसके लिए हम निर्णित वर्ड का प्रयोग करते हैं कि उसका निर्णय हो चुका है। और निर्णय के रूप में होने वाले को क्या बोलेंगे? निर्णयात्मक। जो बताने योग्य न हो उसे अनिर्देश्य बोलेंगे। मतलब कोई बात होती है जो बताने योग्य नहीं हो तो उसे हम अनिर्देश्य बोलेंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अविकल, ऑप्शन बी अनिर्धार्य, ऑप्शन सी अनिर्णित, ऑप्शन डी अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके जिसे करना आवश्यक हो के लिए एक शब्द हो जाएगा अनिवार्य। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ये सही हो जाएगा। जिसका निर्णय न हो चुका हो उसे अनिर्णित बोलेंगे। इसे हम देख चुके हैं पहले। अविकल यानी ज्यों का त्यों, जैसा है उसके लिए। इसके लिए हम इंग्लिश में स्टेटस को भी बोल सकते हैं, जो आजकल थोड़ा ट्रेंडी वर्ड है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? ज्यों का त्यों यानी अविकल। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो अवश्य होने वाला है, मतलब ऐसा तो होकर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अवश्य, ऑप्शन सी अवश्यंभावी, ऑप्शन डी शाश्वत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अवश्यंभावी यानी अवश्य होने वाला है। जबकि शाश्वत क्या है? निश्चित यानी वो चीज़ फिक्स है। और शाश्वत क्या है? शाश्वत होता है जो हमेशा रहने वाला हो, मतलब सनातन की तरह, जैसे कंटिन्यू हो, हमेशा रहने वाला है, उसके लिए हम शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। हमें वापस से सेंटेंस बताना है। हमसे वर्ड पूछ लिया है और हमें सेंटेंस बताना है चिन्हित का क्या अर्थ होगा। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो, जो चिरकाल तक जीवित रहे, और ऑप्शन डी जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो क्या निकल रहा है चिन्हित वर्ड से? मीन्स यानी आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। हम मार्किंग कर देते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ पर मार्क कर देते हैं कि ये चीज़ हमारी है। मार्क करते हैं तभी तो हमें पता चलता है, तो हम उस पर चिन्ह लगाते हैं। तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या बोलेंगे? चिन्हित बोलेंगे। जिसकी चिंता करना उचित हो उसके लिए चिंतनीय बोलेंगे। जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसके लिए चिरंजीवी शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम शादी के कार्ड में भी देखते हैं, उसमें चिरंजीवी लिखा रहता है। और जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो उसे अचिन्हित बोलेंगे। चिन्हित और अचिन्हित दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा मतलब होता है गर्दन यानी गला। ग्रीवा मतलब गर्दन यानी कि नेक।
ठीक है। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सुलोचन, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुनयन, ऑप्शन डी सुसुप्सा। तो हम देख रहे हैं ग्रीव जो है ग्रीव वर्ड वो ऑप्शन बी में आ रहा है, तो यानी सु से सुंदर हो गया और ग्रीव से ग्रीवा हो गया, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सुग्रीव, यानी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ऑप्शन ए क्या है? सुलोचन। सुलोचन यानी सुंदर, लोचन, लोचन यानी नयन, जिसका नेत्र सुंदर हो उसे सुलोचन बोलेंगे, और जिसके नयन सुंदर हो उस वह सुनयन कहलाएगा। दोनों ही एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। और सुसुप्सा, सोने की इच्छा जो है वो सुसुप्सा कहलाती है। सोने मतलब सोने वाला नहीं, गोल्ड वाला नहीं, स्लिप वाला सोना, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। त्रुटि मतलब गलतियाँ यानी कमियाँ ढूंढना। त्रुटि मतलब होता है कमियाँ। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आलोचक, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु, ऑप्शन डी अज्ञानी। तो ये मैं कल भी बता चुकी हूँ, इसे हमारा आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषी। अन्वेषी मतलब ढूंढना होता है, और आलोचक मैंने बताया था जो आलोचना करता हो उसे आलोचक बोलते हैं। अज्ञानी, जिसे ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी कहलाएगा, और किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है, ठीक है। अज्ञानी मतलब जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ जानता है उसे ज्ञानी बोलते हैं, जो कुछ नहीं जानता अज्ञान है उसे अज्ञानी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यवाची शब्द के लिए एक वाक्य है। एक्चुअली यहाँ पे है सव्यसाची। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए सदा सत्य बोलने वाला, ऑप्शन बी सदा बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ऑप्शन सी जिसने बहुत कुछ सुना हो, ऑप्शन डी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। सव्यसाची, सव्यसाची के लिए हो जाएगा बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सव्यसाची बोलते हैं, मतलब वो लेफ्ट हैंडी है, ठीक है। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता बोलते हैं, जैसे ये है जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता बोलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी बोलते हैं, जिसे हमने कल पढ़ लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सव्यसाची थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलग सा वर्ड है, तो इसका मीन्स भी नहीं निकल पा रहा है ढंग से, तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि सव्यसाची बाएं हाथ से कार्य करने वाले को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, मतलब विवाह हुआ नहीं है अभी, वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए नवोढ़ा, ऑप्शन बी प्रोसित पतिका, ऑप्शन सी वाग्दत्ता, ऑप्शन डी आगत पतिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऐसी कन्या इसे बोलेंगे ऑप्शन सी वाग्दत्ता, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। और जबकि जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा बोलते हैं, मतलब जिसकी नई नई शादी हुई है उस औरत को क्या बोलेंगे? उस स्त्री को नवोढ़ा। आगत पतिका, जिसका पति अभी अभी आया है, यानी विदेश से अभी अभी आ रहा है, तो वो आगत पतिका कहलाएगा। जबकि प्रोसित पतिका क्या है? जिस स्त्री का पति विदेश गया है। अगर गया है तो प्रोसित पतिका, और अगर आया है तो आगत पतिका, ठीक है। प्रोसित और आगत का ही डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे वेतन न मिलता हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। वेतन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी वैतनिक, ऑप्शन सी अवैतनिक, ऑप्शन डी आकाश वृत्ति। अब जब वेतन नहीं मिल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अवैतनिक, बिना वेतन के है अभी वो। और जो भिक्षा के सहारे अपनी जीविका चलाता है उसे भिखारी बोलते हैं, मतलब वह भीख के द्वारा ही जीवित है, तो उसे भिखारी बोलेंगे। जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक बोलेंगे, मतलब वैतनिक को वेतन मिल रहा है तो वह वैतनिक कहलाएगा। और अवैतनिक और वैतनिक एक दूसरे के विलोम हैं।
ठीक है। और आकाश वृत्ति, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति कहते हैं। मतलब अगर ईश्वर ने चाहा तो मिला, नहीं तो फिर बैठे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए स्थानापन्न, ऑप्शन बी स्थानांतरित, ऑप्शन सी एकाधिकार, ऑप्शन डी निरुपाय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी बताइए, ऑप्शन ए स्थानापन्न। जैसे कि अभी मैं किसी और के स्थान पर कार्य कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं स्थानापन्न मुझे किया गया है। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे। चलिए, अच्छा, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ को हम स्थानांतरित बोलते हैं। जिससे किसी एक जगह से हमने सामान को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्थानांतरित। ठीक है, जिस पर दूसरे का अधिकार न हो, मतलब कोई एक चीज़ है, जैसे आपका सेल फ़ोन है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एकाधिकार कहलाएगा। आजकल सेल फ़ोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। और निरुपाय यानी जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है, तो वो निरुपाय हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अधिकारी, ऑप्शन बी पदेन, ऑप्शन सी पदाधिकारी, ऑप्शन डी प्रतिष्ठित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदेन। जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो एक से तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अधिकारी, ऑप्शन बी पदेन, ऑप्शन सी पदाधिकारी, ऑप्शन डी प्रतिष्ठित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदेन, यानी पद पर है, पद पर रहने के कारण कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो के लिए उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंशकालिक, ऑप्शन बी अर्धकालिक, ऑप्शन सी पूर्णकालिक, ऑप्शन डी समकालिक। कुछ समय के लिए जो नियुक्त किया गया है, कुछ को हम अंश या बोलते हैं, अंश भी बोल सकते हैं, यानी थोड़े समय के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक बोलते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम तोड़ते हैं, आधा करते हैं, तो उसे हम अर्ध बोलते हैं, मतलब आधा ये आधा वो। तो अर्ध समय के लिए आधी अवधि तक काम कर रहा है तो उसे अर्धकालिक बोलेंगे। जो पूरे समय के लिए कार्य कर रहा है उसके लिए हम पूर्णकालिक शब्द का प्रयोग करेंगे, जबकि जो उसी समय में हो उसे हम समकालीन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आधी अवधि तक काम करता है। वापस से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धकालिक, आधी अवधि तक काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असामयिक मतलब वो समय का नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी अनुबंध, ऑप्शन डी अनुग्रह है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जा रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कल हमने पढ़ा था इसे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तकावी। ठीक है, उधार लिए हुए धन को ऋण बोलते हैं, जिसे हमें चुकाना भी पड़ता है, उसे हम ऋण बोलेंगे। ठीक है, किसी कार्य है तो दोनों पक्षों में अगर समझौता हुआ है तो उसे हम अनुबंध बोलते हैं। अनुबंध, अगर किसी चीज़ के लिए दो पक्षों में समझौता हुआ है। ठीक है,
उसे हम अनुबंध बोलेंगे। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी बंजर, ऑप्शन सी निर्जर, ऑप्शन डी निर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी बंजर, ऑप्शन सी निर्जन, ऑप्शन डी निर्जर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, यानी वह भूमि क्या है? वह भूमि बंजर है। बंजर शब्द हम अक्सर सुनते हैं। उर्वरा यानी जो भूमि बहुत उपजाऊ हो उसे उर्वरा बोलते हैं। निर्जन यानी जहाँ पे कोई भी आबादी ना हो, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, उसे हम उसके लिए हम निर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि जो वृद्ध ना हो उसे हम निर्जर बोलते हैं। जर मतलब बूढ़ा होना और निर्जर मतलब जो वृद्ध ना हो, यानी जो बूढ़ा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ आबादी न हो वाक्य के लिए सही शब्द है। अभी हमने देखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा निर्जन। ठीक है। चलिए रेगिस्तान, जहाँ पर सिर्फ बालू के डिब्बे मिलते हैं वो रेगिस्तान कहलाता है। उपत्यका यानी पर्वत के नीचे की भूमि। लाइक ये पर्वत है और ये वाली भूमि, इसे क्या कहेंगे? उपत्यका बोलेंगे। ठीक है। ऊसर यानी एक तरीके से बंजर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी महाकाव्य। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध क्या कहलाएगा? जो प्रबंध काव्य मतलब वो पोएट्री टाइप में ही है, उसे हम क्या बोलेंगे? खंड काव्य। किसी व्यक्ति के संस्मरणीय घटनाओं को अगर वो अपने जीवन में बीती हुई घटनाओं को अगर संस्मरण करके लिख रहा है या स्मरणीय घटनाओं को उल्लेख कर रहा है तो वो संस्मरण कहलाएगा। दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र को क्या कहेंगे? जीवनी कहेंगे। जैसे किसी और ने हमारी जीवन चरित्र को लिखा है तो वो जीवनी कहलाएगा। और संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। जैसे कि हमारा महाभारत भी एक महाकाव्य कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। जहाँ तापमान घटता बढ़ता है, बी जहाँ तापमान समान हो, सी जहाँ पर वह स्थान जहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, ऑप्शन डी जहाँ पर वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो। वातानुकूलन क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे हम वातानुकूलन बोलेंगे। और जहाँ तापमान समान हो उसे हम समताप बोलते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जहाँ तापमान घटता बढ़ता है, बी जहाँ तापमान समान हो, सी जहाँ वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, और ऑप्शन डी है वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जहाँ पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया है उसे हम वातानुकूलन बोलेंगे। ठीक है। क्या कहते हैं, वात जो है वो हमारे अनुकूल किया गया है, मतलब उसे हमने नियंत्रित करके रखा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ तापमान समान हो उसके लिए हम समताप का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे ज्योग्राफी में भी है, समान तापमान वाले रेखाओं को मिलाने, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समतापी रेखा कहते हैं। तो समताप यानी जहाँ पर तापमान समान हो, और जहाँ तापमान घटता बढ़ता है उसे हम विषमताप बोलते हैं। जहाँ सर्दी गर्मी समान हो, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसके लिए हम समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो देखना जारी रखिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये हमारे चैनल का होम पेज है।
और यहाँ पर जाने के बाद आप जो है यहाँ से प्लेलिस्ट में जा करके अपने सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखिए हिंदी आर का पूरा सीरीज चल रहा है और साथ ही साथ आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है, घटना चक्र पूर्वालोकन, आईएएस की टेस्ट सीरीज, घटना चक्र पूर्वालोकन, प्राचीन इतिहास का अलग से सीरीज चल रहा है। बीईओ की तरफ से हमारी तरफ 2 सीरीज चलाई गई थी हमारी तरफ से, यूपीएससी के टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ भारत 2020 के लेक्चर्स भी चल रहे हैं। घटना चक्र पूर्वालोकन ज्योग्राफी का भी पूरा सीरीज है और यूपीएससी प्री शॉर्ट पेपर का भी डिस्कशन। कुल मिलाकर के जो है हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तरफ से आपको जो है सारी की सारी चीज़ें जल्द से जल्द दी जाएँ। तो चलिए आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आप जो है यहाँ से यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, यह लिख करके KAIVALYA कैवल्या स्पेस एकेडमी डाल करके हमें यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन तो नहीं, सूचना के लिए।